हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 32, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। सबसे पहले हम समझते हैं ये एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन को हैंडल करना उसके बाद समझेंगे। एक्सेप्शंस इन जावा आर एनी एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस दैट मे अकर एट रन टाइम। ऐसा आपको किसी भी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा एक्सेप्शन की डेफिनेशन के रूप में। लेकिन एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन कोई ऐसा शब्द नहीं है इंग्लिश का जो आपने पहले नहीं सुना। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और एटीएम आप लोगों ने सभी ने यूज़ किया होगा। तो एटीएम मशीन में एक सॉफ्टवेयर है जिसके कारण हम अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो एक तो इसका नॉर्मल फ्लो होगा। प्रोग्रामर के दिमाग में वो नॉर्मल फ्लो के हिसाब से उसको प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके दिमाग में वो फ्लो होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कार्ड स्वैप करेंगे, फिर एक मैसेज आएगा एंटर योर पिन नंबर, आप पिन नंबर एंटर करेंगे। फिर हमें एक स्क्रीन मिलेगी, वहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, हम उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पैसा विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करा। फिर हमारे सामने आएगा कि अमाउंट एंटर करिए, हम अमाउंट एंटर करेंगे, अपना सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये बताएंगे और फिर वो पैसा डिस्पेंस हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसका नॉर्मल फ्लो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी आ सकती थी। फॉर एग्जांपल हम उसमें जो रुपए निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए मशीन में रुपए हैं ही नहीं, तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन। हमने नॉर्मल फ्लो में तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मशीन में रुपए ही ना हो, या फिर यूज़र ने जो अमाउंट एंटर किया वो 100 के मल्टीपल्स में नहीं है और मशीन में 100 से नीचे का कोई नोट नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मशीन में 100 के सारे नोट ख़त्म हो चुके हैं और जो यूज़र है उसने 500 के मल्टीपल में अमाउंट एंटर नहीं किया है। तो ये वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जो अकर हो सकती हैं। पिन नंबर गलत हो सकता है, वो काफ़ी देर तक यूज़र ने कोई इनपुट नहीं दिया है, ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशंस। इन सिचुएशंस के आने पर हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे, ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने सॉफ्टवेयर को बनाना है रोबस्ट। ये रोबस्ट क्या होता है? यानी हमारा सॉफ्टवेयर हर सिचुएशन पे प्रॉपरली रिस्पॉन्स देने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कभी प्रोग्रामिंग करते वक्त सोचा ही नहीं कि ऐसी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाएगी तो हमारा प्रोग्राम में क्या होगा। तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम वहाँ पे प्रॉपर मैसेजेस प्रिंट ना करा पाए, या कुछ गलत भी हो सकता है। यानी प्रोग्रामर को पहले से दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि नॉर्मल फ्लो के अलावा कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो एटीएम का तो एक एग्जांपल है, हर सॉफ्टवेयर में ऐसा हो सकता है यूज़र जो अमाउंट एंटर कर रहा है वो डेली लिमिट जितनी होती है उससे ज़्यादा अमाउंट एंटर कर रहा है, या फिर उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है जितना पैसा वो विड्रॉ करना चाहता है। इस तरह की कुछ सिचुएशंस है। तो हमने डेफिनेटली सॉफ्टवेयर की कोडिंग की होगी, जावा के प्रोग्राम्स लिखे होंगे, और जावा के प्रोग्राम में कहीं पर कोई एक ऐसी लाइन लिखी होगी जिसके चलने पर एक्सेप्शनल सिचुएशन आ रही होगी। फॉर एग्जांपल हम पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो पैसा विड्रॉ करने के लिए एक सिचुएशन ये आ सकती है कि विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा है, यानी बैलेंस कम है यूज़र का और हम जो पैसा निकाल रहे हैं वो ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसको हम एक्सेप्शनल सिचुएशन बोलेंगे, और इस सिचुएशन पे हमारा प्रोग्राम रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होना चाहिए कि इनसफिशिएंट बैलेंस, ऐसा एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन, और हर प्रोग्राम में ऐसे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ सकती हैं। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है, लेकिन अभी इसको हम जरा कोडिंग में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जावा की जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हम कुछ कोड लिख रहे हैं और कोड में कहीं पर कोई ऐसी लाइन है जिसके चलने पर एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगी। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन अगर अकर कर रही है तो इसका पहले बात तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो रही है।
अभी फ़िलहाल क्या होता है, तो जावा का एक अपना डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जावा की नज़र में कुछ सिचुएशंस एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं। हालांकि ये एक फाइनाइट लिस्ट होगी। जैसे अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो जावा की नज़र में ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन। नॉर्मली किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो ये एक एक्सेप्शनल बात है। ऐसी ढेर सारी सिचुएशंस हैं जो जावा की नज़र में पहले से एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। अब अगर हमारे कोड में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय y और y की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अब क्या होता है जब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन अकर कर जाती है, तो हमारा कोड आगे का चलने की बजाय जहाँ पे एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है वहीं से डायरेक्टली जंप कर जाता है एक डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म के पास। यानी पहले से जावा में कुछ कोडिंग की हुई है, बनी हुई है। जैसे ही आपके कोड में कहीं वो एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है जो जावा की नज़र में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, वैसे ही आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाता है और कंट्रोल चला जाता है कैच मैकेनिज्म के पास, जहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है जो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे और हमारा प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। इसको हम रन टाइम एरर मैसेज कहते हैं। यानी हमें रन टाइम पे क्या दिखाई देता है, एक एरर मैसेज दिखाई देता है ऐसी सिचुएशन में। और ऐसी ढेर सारी सिचुएशन, अगर वो सिचुएशन अराइज नहीं होती, मान लीजिए यूज़र ने y की वैल्यू, जब हम x डिवाइडेड बाय y कर रहे हैं और यूज़र ने y की वैल्यू 0 नहीं एंटर की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा प्रोग्राम एक सीक्वेंस में एज इट इज़ चलता रहता स्मूथली। लेकिन ये सिचुएशन आ जाती तो ये डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चल जाता। लेकिन उसके बाद क्या होता, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रुक जाता। तो प्रोग्राम अगर बंद हो जाएगा तो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये तो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपरली एक रिस्पॉन्स आए ऐसी सिचुएशन के बारे में, कुछ मैसेज हम यूज़र को दें और उसके बाद हमारा बचा हुआ प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। पर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जावा का कैच मैकेनिज्म चला है। तो अब क्या सिचुएशन हो सकती है, आप इसके दो एंड समझिए। यानी एक एंड वो है हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे एक्सेप्शनल सिचुएशन आ रही है, ठीक है। दूसरा एंड वो है जहाँ पे इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स देने का कोड लिखा हुआ है, यानी एरर मैसेज प्रिंट कराने का कोड लिखा हुआ है। अब ये दो एंड हो गए। एक जगह पे एक्सेप्शन आ रही है और एक जगह पर उसकी हैंडलिंग हो रही है, मतलब वो मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो कंट्रोल जहां एक्सेप्शन आ रही है वहां से मूव करता होगा, जंप करता होगा वहां पे जहां पे कैच मैकेनिज्म है, जहां पर एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा ये काम करता है। इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट जावा एक्सेप्शनल सिचुएशन पर कंट्रोल को थ्रो कर देता होगा, कहाँ पे, वहाँ जहाँ पे इसका कैच मैकेनिज्म लिखा हुआ है। तो जो दो एंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ एक्सेप्शन आ रही है और जहाँ एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, ये दो एंड को आप सोचिए। तो जो पहला एंड है, जब वहाँ एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगी तो वहाँ कुछ थ्रो होने वाला है। क्या थ्रो होने वाला है? एक ऑब्जेक्ट थ्रो होने वाला है। अभी मैं थोड़ी देर में अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको कि ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट थ्रो होने वाला है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशन आई है इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑब्जेक्ट जो हमने नहीं बनाया अपने आप बन जाएगा, ठीक है। यानी जैसे ही हमारे कोड में कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, जावा खुद ब खुद किसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। वो ऑब्जेक्ट इस एक्सेप्शनल सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा और वो ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है थ्रो, जिसको कैच कर लेता है वो डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म, जो उस ऑब्जेक्ट में रखी इंफॉर्मेशन से पता लगा लेता है कि क्या एरर मैसेज प्रिंट करना है। तो ये है डिफ़ॉल्ट थ्रो का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म, जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करता है जावा के अंदर, चाहे आपने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग ना की। तो क्या हुआ, क्या हमारा प्रोग्राम इससे रोबस्ट बन गया? जावा के इस डिफ़ॉल्ट तरीके से
हुआ ये कि अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगी तो एक प्रॉपर एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो कि शायद एक टेक्निकल लैंग्वेज में होगा जिसको हर इंसान नहीं समझ पाएगा, एक प्रोग्रामर ही समझ पाएगा। तो देखा जाए तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जावा हैंडल कर रहा है, इससे हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से रोबस्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि प्रॉपर मैसेज प्रिंट होना चाहिए जिससे यूज़र को समझ में आए कि क्या दिक्कत है। दूसरा, प्रोग्राम एंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो एक्सेप्शन आने पर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, थ्रो होता है, डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चल जाता है और प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो फिर अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अपने प्रोग्राम में वो कोड खुद लिख दें जो चले जब एक्सेप्शनल सिचुएशन आए, यानी बजाय इसके कि ये डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चले, इसकी जगह पर हमारा कोड चल जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, यानी कुछ ऐसा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां पर एक्सेप्शनल सिचुएशन आई, जैसी वो अकर हुई, जावा ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उस ऑब्जेक्ट को जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो थ्रो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारे कोड पर आए जो हमने लिखा है, ना कि डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म पे जाए। मतलब वो उस जगह पर आए जिसको हम हमारा कैच मैकेनिज्म बोल रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमारा कोड चलेगा जब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगी, और हमें जो प्रिंट कराना है, जो काम करना है, हम वो करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्राम एंड नहीं होगा। अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये कहलाता है एक्सेप्शन को हैंडल करना। अभी हमने प्रॉपरली हैंडल किया, ना तो प्रोग्राम इससे एंड हुआ और हमने जो चाहा वैसा मैसेज यूज़र को दिखाया। तो ये हमारा कैच। इसी तरीके से आप एक सिचुएशन ये भी सोचिए कि जावा जिन सिचुएशन को एक्सेप्शन मानता है, अगर उसके अलावा कोई सिचुएशन है जिसको हमें एक्सेप्शन मानना है, फॉर एग्जांपल एटीएम का जो सॉफ्टवेयर हम बनाने की बात कर रहे थे, इसमें यदि बैलेंस कम है और विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा है तो बैलेंस अपडेट नहीं हो सकता। नहीं तो बैलेंस कैसे अपडेट होता है? जब विड्रॉल अमाउंट उसमें से निकलेगा तो होगा बैलेंस असाइन बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट, यानी बैलेंस जितना टोटल है अकाउंट में उसमें से विड्रॉल अमाउंट माइनस कर दीजिए और ये बन गया आपका नया बैलेंस। वैसे तो दो नंबर को माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ ये नंबर अगर बैलेंस ऑफ विड्रॉल अमाउंट है तो बैलेंस कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट में रुपए कम है, उससे ज़्यादा आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वैलिड ऑपरेशन नहीं होगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो नॉर्मल केस में सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पर इस केस में ये सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है। तो जावा की नज़र में ये सब्ट्रैक्शन कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, पर हम चाहते हैं कि माना जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कोड ऐसा लिखेंगे कि यदि बैलेंस छोटा है, बैलेंस कम है विड्रॉल अमाउंट से, तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाए। मतलब हम खुद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो इस नई सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा और उसे एक्सप्लिसिटली हम थ्रो करवाएंगे। मतलब अभी तक एक्सेप्शनल सिचुएशन आने पर जावा खुद ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करता था, अब ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट भी बनाना है और हमें थ्रो भी करना है। तो 4 कॉम्बिनेशंस यहां पर हमें समझ में आ रहे हैं जो हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो हम कुछ भी ना करें, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जावा ही थ्रो करे एक्सेप्शनल सिचुएशन को और जावा ही कैच करे, या फिर थ्रो जावा ही करे, बस ये है कि कोई नई सिचुएशन को एक्सेप्शन नहीं मान पाएगा, लेकिन कैच हम करें, कैच का मैकेनिज्म हमारा हो। अगर कैच का मैकेनिज्म हमारा चलेगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा, हमारा कैच का मैकेनिज्म चलेगा और प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। और यदि हम खुद थ्रो करना चाहते हैं तो ये बड़ा यूजफुल है तब जब हम ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं जो एक्सेप्शनल सिचुएशन जावा की नज़र में एक्सेप्शन नहीं थी, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। तो हम खुद थ्रो कराएं, लेकिन जावा का एक कैच मैकेनिज्म चलने दें। उससे क्या होगा, इस एक्सेप्शनल सिचुएशन पे
हमारे द्वारा ऑब्जेक्ट बनाया गया, हमने थ्रो किया, ये तो ठीक है, लेकिन जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा तो वो मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो तो थ्रो भी हम कराएंगे और कैच भी हम कराएंगे। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिसमें से पहला कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, हमें कुछ बनाना ही नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावा हैंडल कर रही है, लेकिन बाकी की 3 कॉम्बिनेशन हमको समझने होंगे। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? अगर वो कैच मैकेनिज्म हम बना रहे हैं तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू हैंडल एरर कंडीशंस इन अ प्रोग्राम सिस्टमैटिकली बाय टेकिंग द नेसेसरी एक्शन, राइट। अच्छा, एक क्लास हायरार्की समझिए। एक क्लास है जिसका नाम है थ्रोएबल। थ्रोएबल नाम कैसा रखा है? थ्रोएबल का मतलब है जो थ्रो करने योग्य है। थ्रो करना मतलब फेंकना। मैंने कहा था जहाँ पे एक्सेप्शन अकर करती है वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है जो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करे, और वो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है ताकि वो कैच मैकेनिज्म के पास तक पहुँच जाए। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना के थ्रो करने वाले हैं? वो ऑब्जेक्ट थ्रोएबल होना चाहिए, मतलब इनमें से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये क्लास हायरार्की, मैंने सारी क्लासेस के नाम नहीं लिखे हैं, कुछ क्लासेस के नाम लिखे हैं समझाने के लिए। क्लासेस बहुत सारी, लेकिन इन सब क्लासेस में ये हायरार्की है जिसमें इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है। तो थ्रोएबल इन सब की पेरेंट क्लास, सुपर क्लास। थ्रोएबल की सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सभी की सुपर क्लास है। तो थ्रोएबल और थ्रोएबल के नीचे जितनी क्लासेस हैं ये वो क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट को ही थ्रो किया जा सकता है, यानी और किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं किया जा सकता। अब थ्रोएबल के 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, एक है एरर, एक है एक्सेप्शन। हमें एरर क्लास से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्सेप्शन क्लास से मतलब है। एक्सेप्शन और उसकी कोई भी डिसेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एक एक्सेप्शन कहलाता है, जो ऑब्वियसली थ्रोएबल भी है। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन अकर होती है जिसमें हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर एक्सेप्शन होनी चाहिए, तो हम इनमें से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करते हैं। और अगर हम नहीं करते हैं थ्रो, तो हो सकता है वो सिचुएशन जावा की नज़र में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो जावा खुद इनमें से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर देगा। तो इसको आप अच्छे से देखिए। ओके, थ्रो और कैच ये बड़े पॉपुलर कीवर्ड हैं। थ्रो कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम हमारा थ्रो मैकेनिज्म अप्लाई करना चाहते हैं। कैच कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम हमारा कैच मैकेनिज्म अप्लाई करना चाहते हैं। अभी इनका यूजेज हम कोडिंग के ज़रिए भी समझेंगे, पर एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए इस प्रोग्राम को, मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ बनाया भी हुआ है। अब देखिए क्लास बनाए है एक्सेप्शन एग्जाम्पल1, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 3/0। मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करता हूँ। वैसे आप बताइए क्या होगा? आप स्क्रीन को पॉज करके सोचिए ज़रा, इसको क्या क्या होने वाला है इसमें। यस, आपने सोच लिया होगा। इसमें मैं 3/0 कर रहा हूँ। तो ये जावा की नज़र में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। तो देखते हैं जावा कैसे रिस्पॉन्स देती है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल किया है। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी। क्यों एरर नहीं आएगी कंपाइल टाइम पे? क्योंकि हमारे कोडिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, और कंपाइलर की नज़र में (0) इज़ नॉट एन एरर। रन टाइम पे जब मैं इसको रन करूँगा तो एक्सेप्शन आएगी। अब क्या हुआ होगा, जैसे ही हमने (0) किया होगा उस लाइन में एक्सेप्शन अकर हुई होगी, तो जावा ने खुद ब खुद किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर दिया। कौन सी क्लास का? अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको थ्रो करा। जावा का ही डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चला जिसने एक एरर मैसेज प्रिंट करा दिया। क्या? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। अभी इस थ्रेड का मतलब हम आगे की वीडियोस में समझेंगे जब थ्रेडिंग चैप्टर पढ़ेंगे। java.lang.arithmetic exception, ये उस क्लास का नाम है जिसका ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है। (0) ये वो मैसेज है जो प्रिंट हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि सिचुएशन क्या है। एट example.main example.java3 लाइन नंबर 3 में ये एरर मैसेज आ रहा है। अच्छा, और इसके बाद प्रोग्राम तुरंत एंड हो गया। अगर और भी लाइंस लिखी होती तो वो नहीं चल पाती। जैसे लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और लाइंस भी लिख लेता हूँ, जैसे ये system.out.println लिखा हुआ है, और इसके बाद में एक और बार system.out.println लिख लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लास्ट लाइन।
ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये रन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि प्रोग्राम, ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशन आई ना, अच्छा इसके पहले मैं एक और काम कर देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक और system.out.println लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन। अब क्या होगा ना कि जब ये प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल टाइम में तो कोई एरर नहीं आने वाली है। आप देखिए, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आई है। जब मैं रन करूँगा तो पहली लाइन तो चल जाएगी, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन में एक्सेप्शन आ जाएगी, तो ये लाइन तो चल नहीं पाएगी, और इस एक्सेप्शन के कारण जावा खुद ब खुद अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और थ्रो कर देगा। तो जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म वर्क करेगा और एरर मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये लास्ट लाइन तो प्रिंट हो ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा पर लास्ट लाइन प्रिंट नहीं हो पाएगा। ओके, मैंने दोबारा कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद देखिए, फर्स्ट लाइन तो प्रिंट हो रहा है पर लास्ट लाइन प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। चलिए अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग S1, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग लेंथ इज, और इसमें कंकैटिनेट करके लिख देता हूँ S1 डॉट लेंथ। आप स्क्रीन को चाहें तो पॉज करें और पॉज करके देखें कि क्या रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने इसको इवैल्यूएट कर लिया होगा। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें एरर आएगी, एक्सेप्शन आएगी, पर मैं आपको बताऊं कि इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगी। यदि आप भूल गए कॉन्सेप्ट को तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपने ये जो S1 नाम का वेरिएबल बनाया, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो रेफरेंस वेरिएबल है, और ये लोकल वेरिएबल है। लोकल इसलिए क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर बना है, मेन फंक्शन के अंदर बना है। तो S1 वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है। कोई भी लोकल वेरिएबल अगर इनिशियलाइज ना किया जाए तो ब्लैंक होता है। तो S1 क्योंकि ब्लैंक है और ब्लैंक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं आप S1 डॉट लेंथ लिख के, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर है। मैं अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको बताता हूँ। ये कंपाइल टाइम पे एरर है। तो कंपाइलर ने एरर मैसेज दे दिया है कि वेरिएबल S1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब वो अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एरर है। चलिए मैं इस कंपाइल टाइम के एरर को दूर करता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ नल। नल का मतलब ये है कि अभी मैंने कोई स्ट्रिंग इसमें असाइन नहीं करी है, स्ट्रिंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो S1 पॉइंट कर रहा है किसी को भी नहीं, यानी उसके अंदर है नल। अब अगर मैं S1 डॉट लेंथ लिख रहा हूँ तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि S1 जब किसी स्ट्रिंग को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, रेफर ही नहीं कर रहा है, तो ये लेंथ किसकी निकालेगा? इसलिए लेंथ फंक्शन इलीगल है। तो जब भी कोई रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को रेफर करना है उसे, लेकिन नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर नल है, और हम रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को कॉल करते हैं, जो तभी चलना मुमकिन है जब ऑब्जेक्ट बना हो। यहाँ तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यानी क्या हुआ होगा, सबसे पहले जब मैं इसको कंपाइल करूंगा कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त S1 ब्लैंक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अगला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चला, फर्स्ट लाइन भी प्रिंट हो गई। सेकेंड लाइन पे जब आएंगे तो S1 डॉट लेंथ पर आएगी एक्सेप्शन। S1 डॉट लेंथ में इसलिए एक्सेप्शन आएगी क्योंकि S1 किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, उसमें नल है। तो जब भी कोई रेफरेंस वेरिएबल नल कंटेन कर रहा है पर वो ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहलाती है। तो यहाँ एक्सेप्शन आई, तो जावा ने इस सिचुएशन को समझा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जिसको डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म ने रिसीव किया, एक एरर मैसेज प्रिंट किया और प्रोग्राम को कर दिया एंड। लास्ट लाइन तो अभी भी प्रिंट नहीं हो पाई है। एक बार इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, पर मैं रन कर रहा हूँ। रन करते हुए फर्स्ट लाइन तो प्रिंट हो गया है, लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन मैसेज आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आप देख सकते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन किन सिनेरियोज में आती है। जब भी रेफरेंस वेरिएबल में नल हो और हम उस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा डॉट लगा के उन मेथड्स को कॉल करने, उन मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस ऑब्जेक्ट के होने चाहिए जिसको ये रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर सकता है, पर फिलहाल तो नल है, इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। आइए थोड़ा सा थ्रोएबल क्लास के बारे में हम समझते हैं।
थ्रोएबल क्लास जो कि सुपर क्लास है सभी एक्सेप्शन क्लासेस की, तो जो थ्रोएबल में मेंबर्स होंगे वो तो इनहेरिटेंस के चलते सभी एक्सेप्शन क्लास में पहुंच गए होंगे। तो एक मेंबर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। थ्रोएबल के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है जिसके अंदर एरर मैसेज रहना है। तब ये स्ट्रिंग वेरिएबल तो इनहेरिटेंस के कारण सभी एक्सेप्शन क्लासेस के पास पहुंच गया होगा। तो किसी भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनता होगा तो उसके अंदर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, एक फंक्शन होता है थ्रोएबल में गेट मैसेज, जो रिटर्न करके देता है इस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू, यानी वो जो एरर मैसेज है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गेट मैसेज फंक्शन को कॉल करें। क्योंकि ये फंक्शन थ्रोएबल क्लास का है इसलिए थ्रोएबल की कोई भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट गेट मैसेज फंक्शन को कॉल करके वो मैसेज ऑब्टेन कर सकता है। तो ये थ्रोएबल क्लास बड़ी यूजफुल है। इसका ये बिहेवियर आपको ध्यान रखना होगा, एक गेट मैसेज फंक्शन और एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो इसके अंदर होता है। हम ये भी देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो हम ये मैसेज खुद भी सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं? तो एक कंस्ट्रक्टर होता है हर एक क्लास में, हर एक एक्सेप्शन क्लास में, जिसमें हम एरर मैसेज पास कर देते हैं और ये एरर मैसेज कहाँ पहुँच जाता है? ये थ्रोएबल के स्ट्रिंग वेरिएबल में जिसमें एरर मैसेज स्टोर होता है। अब यदि आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ये समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा में, जिससे जावा रोबस्ट प्रोग्रामिंग बन पाती है, यानी हमारा प्रोग्राम हर तरह की एक्सेप्शनल सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हो पाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको लगता है कि बहुत लोगों के काम का है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आ पाएगी। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com को विजिट करिए, जहाँ पे मेरे बाकी और भी चैनल्स के लिंक मौजूद हैं, जिसमें C++, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, DBMS शामिल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस साइट को एक बार ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पर आपको हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स के लिंक प्रॉपर शेप में मिलेंगे ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसके अलावा आपको अगर प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है तो भी आपको इसमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेंगी। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिएगा। आपको अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट के ज़रिए भी मेरे तक बात पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।